जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो टॉपिक है जो हमारा रह गया था पिछली वीडियो के अंदर, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी या एंटी थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी, ये हमने अब डिस्कस करना है। तो इस वीडियो के अंदर ये छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थिक्सोट्रॉपी के बारे में। सो वो आप लास्ट वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है वो होता क्या है कि शेयर रेट या फिर टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज़ इन विस्कोसिटी होती है। तो जैसे जैसे आप शेयर रेट को इंक्रीज़ करते रहें, चेंज करते रहें, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। या फिर आप शेयर रेट को फिक्स कर दें और टाइम को वो चेंज करते रहें, आप थोड़े ज़्यादा टाइम तक के लिए उसको मिक्स करते रहें, तब भी जो है वो विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस होती है। तो थिक्सोट्रॉपी इज़ कॉल्ड shear shear duration thinning systems और टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम्स। सो एंटी थिक्सोट्रॉपी उसके ऑपोजिट होगा, यानी कि नॉर्मली थिक्सोट्रॉपिक तो शेयर थिनिंग सिस्टम्स हैं। शेयर थिनिंग सिस्टम जो हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर कर्व मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होती है। जब भी लेफ़्ट साइड पे कर्व शिफ्ट होती है, इसका मतलब है कि वो शेयर थिनिंग सिस्टम है। और अगर राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो इसका मतलब है कि वो शेयर थिकनिंग सिस्टम है। सो थिक्सोट्रॉपी के अंदर तो लेफ़्ट साइड पे कर्व जो है वो शिफ्ट होती है। सो उसे हम शेयर थिनिंग या फिर टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम कह देते हैं। लेकिन एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होती है। ठीक है। सो राइट साइड पे जो है वो कर्व जो है वो मूव कर रही होती है, और इस वजह से इसका कह सकते हैं कि ये शेयर थिकनिंग हो रही होती है। ठीक है। सो होता क्या है कि इस तरह की कर्व बनती है, पहले अप कर्व बनती है और ए के ऊपर जाके आप अगर इसको रिड्यूस कर दें, अपनी शेयर स्ट्रेस को और रेट को रिड्यूस कर दें, तो ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट नहीं होगी, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। मज़ीद फिर आप फोर्स अप्लाई करें तो ये बी कर्व बन जाएगी, फिर सी कर्व बन जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा कि जब ये कर्व, ये देखें जो डी कर्व है, ये किस तरह की है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन भी आ रही है और ये लोअर डायरेक्शन भी आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो डी कर्व है ये इक्विलिब्रियम कर्व है, और जिसके अंदर जब आप फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये विस्कोसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब आप फोर्स इसमें से रिमूव कर देते हैं तो विस्कोसिटी वापस अपनी इस ओरिजिनल हालत में आ जाती है, इस पॉइंट पे। ठीक है। सो होता क्या है इसके अंदर, डाउन कर्व जो होती है इसके अंदर, यानी कि अप कर्व आप पहले लेके गए, डाउन कर्व जो है वो क्या होती है, वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो राइट साइड पे शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो थिक से थिक होता रहता है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे कि आपको ए, बी और सी नज़र आ रहा है, ये डी पॉइंट तक जो है ये इंक्रीज़ होती रहेगी विस्कोसिटी। और ये जो डी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम को जब आप शेक करेंगे तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ठीक है। तो इस डी पॉइंट पे जो है वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन जब आप इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ये वापस क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी मज़ीद जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट नहीं हो रही, तो वापस इसी हालत में वापस लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो डाउन कर्व आ रहा है। यानी कि जब इसको आप, इट इज़ अलाउड टू स्टैंड, द मटेरियल जो है वो वापस सोल्यूशन लाइक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो शो करता है। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जेल लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कि पहले सोल्यूशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो सॉल्ट टू जेल फॉर्मेशन होगी राइट साइड पे, और जब आप फोर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर जेल से वापस जो है वो सॉल फॉर्मेशन होगी, यानी कि जेल से सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा इक्विलिब्रियम पोर्शन पे। सो असल में होता क्यों है ये एंटी थिक्सोट्रॉपी, एग्जांपल इसकी है मैग्नीशिया मैग्मा। मैग्नीशिया मैग्मा जो है वो कम्बिनेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमनली यूज़ होती है मेडिसिन एंटासिड के तौर पे। सो ये जो है 1 से 10% कंसनट्रेशन होती है मैग्नीशिया मैग्मा की, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सो ये हम इसको यूज़ करते हैं फॉर रिडक्शन इन स्टमक एसिड, एसिडिटी की सिम्टम्स को ये दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो इसके अंदर ये होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, स्टार्ट में स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करने की वजह से पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं और उनके दरमियान कोलिजन बढ़ती है। पार्टिकल्स या पॉलीमर जो मॉलिक्यूल्स हैं,
इनकी कोलिजन जो है वो आपस में बनती है। जब ये कोलिजन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जब आप स्टिर करेंगे तो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो इनकी इंटर पार्टिकुलर बॉन्डिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो जैसे जैसे ये आपस में टकराएंगे वैसे वैसे ये आपस में बॉन्ड्स बनाने के इनके चांसेस बढ़ते रहेंगे, और जब ये बॉन्ड्स बनाएंगे तो फिर ये पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और फिर होता क्या है असल में, इनिशियली जो है वो ढेर सारे डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। जब इनिशियली आप जो इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ डीफ्लोकुलेटेड इंडिविजुअल अलग-अलग पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और फ्लोक्यूल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। आपको पता ही है फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं। फ्लोक्यूल्स जो हैं वो लूज एग्रीगेट्स होते हैं। जब पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और लूज बॉन्ड्स बनाते हैं तो एक वो क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम लूज एग्रीगेट या फ्लोक्यूल्स कहते हैं। ये हमने सस्पेंशन के अंदर डिस्कस किया था। सो इनिशियली क्या होता है कि डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और फ्लोक्यूल्स भी होते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। लेकिन जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, शियर रेट बढ़ता है और कर्व जो है वो इस तरह राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू होता है। तो ये राइट साइड पे क्यों शिफ्ट हो रहा होता है? क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। विस्कोसिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही होती है? बिकॉज पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं और उनके दरमियान इंटर पार्टिकुलर बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। और इंटर पार्टिकुलर जब बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती रहती है तो होता क्या है, लार्ज साइज़ के फ्लोक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो हमारे पास पार्टिकल के जो फ्लोक्यूल्स जो हैं, फ्लोक्यूल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से विस्कोसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो होगा क्या, पार्टिकल्स जो हैं पहले ढेर सारे पार्टिकल्स अलग-अलग थे डीफ्लोकुलेटेड उसमें स्टेट में, लेकिन जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर पार्टिकल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लोक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर 2, 4, 5 डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्लम्प बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले 50 पार्टिकल्स अलग-अलग थे, तो हमें वो पार्टिकल्स अलग-अलग लार्ज नंबर ऑफ डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे। लेकिन जब ये आपस में टकराए तो उन्होंने टकराने के बाद बॉन्ड्स बनाए, और बॉन्ड्स बनाने की वजह से इनके नंबर जो है वो कम हो गए, लेकिन इनकी जो साइज़ जो था वो बढ़ गया। तो यानी कि हो सकता है ग्रुप ऑफ 5-5 के ग्रुप बन गए हों। तो पहले 50 पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे, अब आपको 10 पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपस में मिलके फ्लोक्यूल्स बना रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एट रेस्ट पे लेके जाते हैं, इस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और जब आप इसको छोड़ देते हैं इस पॉइंट पे और इसके ऊपर स्ट्रेस रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोबारा से ये जो लार्ज फ्लोक्यूल्स बने होते हैं, ये फ्लोक्यूल जो हैं ये ब्रेक करते हैं और फिर स्मॉल फ्लोक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि पहले लार्ज साइज़ के बन रहे थे फ्लोक्यूल्स, वो ब्रेक फॉर एग्जांपल 5 का ग्रुप बन रहा था। जब ये आप इसको एड्रेस पे करेंगे तो फिर ये वापस हो सकता है अलग-अलग हो जाए पार्टिकल्स, या हो सकता है 2-2 का ग्रुप बन जाए। तो इस वजह से ये होता है, इस पॉइंट पे जब आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो वापस ये अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी पे आ जाता है, मतलब विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। यहाँ से डी पॉइंट से यहाँ तक विस्कोसिटी कम क्यों हो रही है? बिकॉज फ्लोक्यूल्स जो पहले लार्ज साइज़ के फ्लोक्यूल्स बने हुए थे वो वापस टूट के डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स बन रहे हैं, या फिर यानी कि दरमियाने साइज़ के या स्मॉल फ्लोक्यूल्स जो है वो बन रहे हैं। जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे थे पहले तो लार्ज साइज़ के फ्लोक्यूल्स बन रहे थे, उनकी क्वांटिटी कम थी। अच्छा, रियोपैक्सी क्या है? रियोपैक्सी के अंदर भी यही होता है कि सॉल्ट से जेल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ भी हमने डिस्कस किया, पहले सोल्यूशन था, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट साइड के ऊपर जो है वो जेल जो है वो फॉर्म हो रही है। सो इसके अंदर फ़र्क क्या है? द रियोपैक्सी इज़ अ फिनोमेना इन विच सॉल्ट फॉर्म्स अ जेल मोर रेडिली व्हेन जेंटली शेकन और शेड। यानी कि रियोपैक्सी के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज जल्दी होती है और जेल जो है वो जल्दी बनती है। एंटी थिक्सोट्रॉपी या फिर नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी के अंदर जेल बनती है लेकिन बहुत देर में बनती है। ठीक है, सो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं रियोपैक्सी को, टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी इंक्रीज एट कांस्टेंट शियर रेट ऑफन नोन एज एंटी थिक्सोट्रॉपी। अच्छा, कुछ जगहों पर आपको किताबों के अंदर रियोपैक्सी और एंटी थिक्सोट्रॉपी जो है वो सेम चीज़ नज़र आएगी। आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ लिटरेचर के अंदर जो है, कुछ आर्टिकल्स के अंदर आपको एंटी थिक्सोट्रॉपी और रियोपैक्सी जो है वो उसमें कोई फ़र्क इतना नहीं बताया हुआ होगा, और वो लिखा होगा कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं।
लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। सो फ़र्क क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एक तो यहाँ चीज़ लिखी हुई है, द सब्सटेंस शोइंग रियोपैक्सी शो इंक्रीज इन विस्कोसिटी विच इज़ वेरी रैपिड। अच्छा, और जो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है रियोपैक्सी के अंदर वो पार्शली रिवर्सिबल होती है, यानी कि टोटली रिवर्सिबल नहीं होती। लेकिन एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है। तो एक तो डिफरेंस ये आ गया कि विस्कोसिटी जो है रियोपैक्सी के अंदर वो इंक्रीज़ होगी और वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में पार्शियली आएगी, लेकिन एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी और वो वापस अपनी कम्प्लीटली ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। एक तो ये फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। और डिफरेंस क्या है यहाँ, दोबारा से यहाँ डेफिनेशन और डिफरेंस जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है। सो नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी क्या है? नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी इज़ अ बिहेवियर वेयर अ मटीरियल बिकम्स मोर विस्कस विथ कांस्टेंट शियर ओवर टाइम। अब ये देखें आप, ये प्रीवियसली ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अंदर देखें शियर रेट क्या है। शियर रेट फिक्स है, लाइक यहाँ 500 पर सेकेंड जो है वो शियर रेट है। सो कांस्टेंट शियर रेट के ऊपर जो है वो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है राइट साइड पे, ठीक है। सो एक तो फ़र्क क्या आ गया कि नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है वो शियर रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और टाइम जो है वो आप इंक्रीज़ करते हैं। रियोपैक्सी क्या है? रियोपैक्सी के अंदर टाइम भी इंक्रीज़ करते हैं और शेयर रेट भी इंक्रीज़ करते हैं। ये फ़र्क है असल में मेन, कि शेयर रेट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और टाइम भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसकी वजह से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और विस्कोसिटी जल्दी इंक्रीज़ हो रही है, जल्दी जो है वो सॉल्ट से जेल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। बिहेवियर अंडर शेयर, यानी कि शेयर स्ट्रेस आपने जब अप्लाई किया है, सो व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट शेयर रेट, so viscosity of a negative thixotropic material increases over time। gradual increase होती है viscosity negative thixotropic के अंदर, लेकिन रियोपैक्सी के अंदर क्या है? रियोपैक्टिक मटेरियल becomes more viscous as they are sheared more rapidly और for longer duration। तो यानी कि अगर उनको जल्दी ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी वो सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ज़्यादा देर तक के लिए करेंगे तो ज़्यादा देर तक की इसकी ज़्यादा जल्दी जो है वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है रिकवरी। रिकवरी एक है जब आपने शेयर को रिमूव कर दिया, शेयर रेट को रिमूव कर दिया, सो एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर मटेरियल्स की जो विस्कोसिटी है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे चली आती है और इसके अंदर जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत पे पार्शियली जाती है और ओरिजिनल बिल्कुल इक्वल जो है वो रिकवर नहीं करती। अगर करती भी है तो बहुत टाइम लेती है, लेकिन वो एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी पे नहीं जाती। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ भी मैंने मेंशन किया है, शेयर डिपेंडेंसी है और रिकवरी है, ये दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी जो है ये शेयर डिपेंडेंट है, यानी कि इसके अंदर जो है वो नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी जो है वो कांस्टेंट शेयर रेट ओवर टाइम। रियोपैक्सी के अंदर जो है वो रेट ऑफ शेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। और रिकवरी नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है वो ओरिजिनल स्टेट तक आ रही है जब आप शेयर स्ट्रेस को स्टॉप कर देते हैं और रियोपैक्सी के अंदर जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेज तक नहीं आती और उसको बहुत टाइम लगता है वापस रिकवर करने में, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा एक और फ़र्क ये है इस टेबल के अंदर यहाँ मेंशन है कि एंटी थिक्सोट्रॉपी जो है उसके अंदर फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो है वो फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स होते हैं और डायलेटेंट या फिर रियोपैक्सी, डायलेटेंट के अंदर भी आपने पढ़ा था कि क्या होता है, मतलब विस्कस होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। रियोपैक्टिक सिस्टम्स के अंदर भी क्या होता है, डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स, रियोपैक्सी या डायलेटेंट के अंदर डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स। एंटी थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो है 1 से 10% पार्टिकल्स की और डायलेटेंट या रियोपैक्सी के अंदर मोर देन 50% सॉलिड कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी और रियोपैक्सी का। इनके दरमियान फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि एक जो है वो शेयर रेट और टाइम डिपेंडेंट है और एक जो है वो ओनली टाइम डिपेंडेंट है नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। एक जो है वो रिकवरी किस तरह होती है, थिक्सोट्रॉपी जो है वो नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाती है, रियोपैक्सी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत पे नहीं आती। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी
किस तरीके से जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है अच्छा ये तो डिफरेंस बताया हुआ है थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी का, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। यानी कि थिक्सोट्रॉपी में जो है वो टाइम और शेयर रेट डिपेंडेंट रिड्यूस इन विस्कोसिटी है, और रियोपेक्सी के अंदर जो है वो इंक्रीज इन विस्कोसिटी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ थिक्सोट्रॉपी इन फार्मेसी, इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और इम्पॉर्टेंस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।